क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था, सो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको यहाँ पे दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज। आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में सक्सेस की डेफिनेशन दे रखी है, मतलब आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी पी ऑफ एक्स। और वो किस पे निकालनी है, जब दो टॉसेस होंगे डाई के और उनमें सक्सेस मिलेगी। और जो सक्सेस है वो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रखी है। फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि सक्सेस बोला है नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 4, यानी कि सक्सेस तब मिलेगी अगर दोनों डाइस में, क्योंकि टू टॉसेस ऑफ अ डाई है, दोनों डाइस में जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 आएगा, तब आपकी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, एंड आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपके पास यहाँ पे देखिए जो सक्सेस है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है यानी पी ऑफ एक्स निकालना है, तो एक्स तो आपका रैंडम वेरिएबल डिफाइंड होना चाहिए, तो यानी एक्स बेसिकली आपको क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, कितनी सक्सेस आपको मिलती है। ठीक है, एंड क्योंकि 2 बार डाइस थ्रो किया गया है तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं, 36, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इन सैम्पल स्पेस। एन ब्रैकेट में एस क्या मतलब है, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म, एस मीन्स सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ टर्म्स 36 बनेंगी, क्योंकि आपने दो जो डाइस है वो थ्रो किए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे नंबर ग्रेटर देन 4 आपको बताना है, तो हम ऐसे टेबल ड्रॉ करते हैं। एक्स है, अब एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो हम देखते हैं कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। अब देखो उन्होंने बोला कि नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए तब सक्सेस मिलेगी, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है कि पहली बार डाइस थ्रो किया जब दोनों, तो बिल्कुल जीरो सक्सेस मिली। ठीक है, मतलब दोनों में ही जो नंबर ग्रेटर देन 4 है वो नहीं आया। फिर हो सकता है कि एक में नंबर ग्रेटर देन 4 आया हो, या फिर हो सकता है कि दोनों डाइस में नंबर ग्रेटर देन 4 आए हों। 2 से ऊपर तो हम जा नहीं सकते बिकॉज दो ही डाइस हैं जिनको थ्रो किया गया है, तो ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यानी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ये जो वैल्यूज है ये आपने निकालनी है। अब ये वैल्यूज कैसे निकली हैं यहाँ पे देखते हैं, हम एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले पी एक्स हम सिर्फ 0 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, एक्स 0 का मतलब क्या है, मान लीजिए ये इसको हम इवेंट E1 मान लेते हैं, यानी कि हमें एक बार भी सक्सेस नहीं मिली, 0 सक्सेस मिली। तो क्या हो सकता है कि पहले प्लेस पे जो पहली डाई थी उसमें भी नंबर लेस देन 4 आया, और दूसरे वाली डाइस में भी नंबर लेस देन 4 आया। यही हुआ कि 0 सक्सेस मिली, क्योंकि हमें सक्सेस एक्चुअल में तब मिलेगी जब नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा, बट यहाँ पे 0 सक्सेस है यानी कि दोनों में नंबर लेस देन 4 आया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट डाई है, क्योंकि आपके पास लेस देन 4 की कितनी ऑप्शंस हैं, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 4 तो नहीं आया, तो लेस देन 4 की कितनी ऑप्शंस हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 4 आ सकता है, बस उससे ग्रेटर आएगा तो सक्सेस मिल जाएगी। तो 0 में 1 2 3 4 यहाँ फर्स्ट पोजीशन में कुछ भी आ सकता है, यानी कि 4 नंबर आ सकते हैं, और साथ में सेकंड पोजीशन में भी 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, तो 4 आ सकते हैं। क्योंकि हम ये दोनों पोजीशन साथ साथ में लेके चल रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई लेके चल रहे हैं, अपॉन टोटल जितनी हमारी आउटकम्स है वो तो 36 है, इसीलिए हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 16/36 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 1 है, यानी एक डाइस में नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाए। अब यहाँ पे हमें कंडीशंस सोचनी पड़ती हैं कि कैसे कैसे केसेस हो सकते हैं। जैसे कि इस इवेंट को अगर हम मान लेते हैं कि E2 इवेंट है, तो क्या हो सकता है, हमारे पास एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है। मान लीजिए क्योंकि हमें एक डाइस में नंबर ग्रेटर देन 4 शो करना है, तो आपके पास एक डाइस में लेस देन 4 आ गया, और एक डाइस में क्या आया होगा, ग्रेटर देन 4 मतलब 5 और 6 ही आया होगा,
तो एक डाइस में 5 और 6 आ गया हो, या तो ये केस हो सकता है, और या पहले वाले डाइस में 5 और 6 आ गया हो और दूसरे वाले डाइस में लेस देन इक्वल टू 4 आ गया हो, क्योंकि एक ही डाइस में नंबर ग्रेटर देन 4 हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे यानी कि फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी ऑप्शंस हुई हमारे पास? 4, क्योंकि 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, तो 4 ऑप्शंस। सेकेंड प्लेस में तो 5 और 6 में से कुछ आ सकता है, यानी 2 ही ऑप्शंस है। ये एक ही केस है, इसीलिए साथ में मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 2 8 पहले केस का। फिर और आया तो हमने और के लिए प्लस लगाया। अब इस केस के लिए देख लेते हैं। पहले केस में 2 ही ऑप्शंस है, 5 या 6 आ सकता है। दूसरे केस में लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 1 2 3 4 में से कुछ भी आ सकता है। दोनों इकट्ठे ही आएंगे तो आपके पास इन टू लगाना है, तो इसका भी कितना हो गया? 2 4 8, यानी पहले केस में भी 8 आई, इसमें भी 8 आई, दोनों को ऐड करके इज व्हाट? 16। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 16/36। ओके, देन आ जाते हैं x इज इक्वल टू 2 पे। इसको मान लेते हैं कि ये E3 इवेंट है। अब ये 2 का मतलब क्या है कि दोनों में सक्सेस है, यानी दोनों में नंबर 4 से बड़ा ही आएगा। तो फर्स्ट पोजीशन में भी नंबर 4 से बड़ा आएगा, सेकंड में भी नंबर 4 से बड़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी इक्वल टू नहीं लगाना, ग्रेटर देन ही लगाना है, क्योंकि ग्रेटर देन में ही दोनों में सक्सेस आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ ठीक है। ओके, तो आपके पास नंबर 4 से बड़ा आएगा, यानी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में 5 और 6 आ सकता है, तो 2 ऑप्शन हुई। सेकेंड पोजीशन में भी 5 और 6 आ सकता है, 2 ऑप्शन हुई। तो 2 इंटू 2 4, यानी नंबर दोनों में 4 से बड़ा आए, यानी x इज इक्वल टू 2, 2 टाइम्स सक्सेस मिले आपके पास, तो 4/36 आपके पास प्रोबेबिलिटी हुई। अब यही प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमने फिल कर दी। ओके, सो थोड़ा सोच के करने वाले क्वेश्चंस हैं। देखने में एकदम से लगता है कि हाँ इजी है, बट बच्चे करने में गलती कर देते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई, मतलब सक्सेस तब मिलेगी अगर 6 कम से कम एक डाई पे आ रहा है, तो सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए, आपके पास अभी भी नंबर ऑफ टर्म्स जो सैंपल स्पेस में आएंगी वो 36 ही आएंगी, क्योंकि थ्रो तो 2 ही डाइस किए हैं। ठीक है, अब सक्सेस का क्या है? देखो, अगर मेरे पास 6 एक भी डाई पे नहीं आया तो 0 सक्सेस हुई, x की वैल्यू 0 आ सकती है। या फिर अगर एक भी डाई पे आ गया तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पे बोला ना एटलीस्ट 1 डाई, मतलब कम से कम एक डाइस पे भी आ गया तो सक्सेस मिल जाएगी। तो यहाँ पे 1 आएगा। अब कई बच्चे यहाँ पे आगे 2 भी लिख देते हैं। ठीक है, देखो जब एटलीस्ट बोला ना, मतलब आपके पास 0 आया, किसी पे भी नहीं आया, 1 आया, एटलीस्ट 1 डाई 6 अपीयर्स, मान लीजिए आपके पास, मैं ऐसे लिख रही हूँ 6, 1, एक कॉम्बिनेशन ये लिख रही हूँ क्योंकि 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन 6, 6 लिख रही हूँ। अब आप इसको बोलोगे कि इसमें सक्सेस मिली है कि नहीं। अगर इसको चेक करो तो 6 एक डाई पे कम से कम आना चाहिए, यानी इसमें तो सक्सेस मिल गई। अब यहाँ पे देखो, तो उनकी कंडीशन क्या थी कि 6 कम से कम एक डाई पे आना चाहिए, तो कम से कम एक में तो यहाँ पे भी है, तो ये भी सक्सेस मिल गई। तो बच्चे इनको अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, 2 डाई वाला अलग अलग ले लेते हैं, यहाँ पे इनको अलग अलग नहीं लेना, ये दोनों एक ही कैटेगरी है। हमें क्या चेक करना है कि कम से कम एक डाइस में आ जाए, तो यानी कि ये एक ही कैटेगरी है, हम 1 ही लिखेंगे, 2 तक नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे। तो अगर इसको E1 इवेंट मानते हैं तो क्या हो सकता है कि दोनों टाइम ही 6 ना आया हो, क्योंकि अब इस बार सक्सेस का मतलब क्या है कि 6 आना चाहिए एक डाइस पे कम से कम। तो यानी 0 हुआ, यानी फर्स्ट डाइस पे भी 5 तक या 5 से कम वाले नंबर आए, सेकेंड डाइस पे भी 5 तक या 5 से कम वाले नंबर आए। ठीक है, यहाँ पे इसमें फर्स्ट वाले में क्या ऑप्शन है? आपके पास 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है। सेकेंड प्लेस पे भी 5 ऑप्शन है और दोनों इकट्ठे ही चाहिए, तो 5 इंटू 5 20।
अब प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं, ये मैंने जनरली यहाँ पे लिख दिया है, आप बोलेंगे अभी तक नहीं लिखा। आपको पता ही है जो हम इवेंट्स निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, वो कैसे निकालते हैं, ऊपर हमारी फेवरेबल टर्म होती है, नीचे हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म होती है। आप चाहे तो हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अगर पेपर में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर में बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तो आपको आएंगे नहीं, कुछ गिने चुने ही आएंगे, तो उसमें आप जितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो उतना करो। तो यहाँ पे पेपर के लिए ये मैंने बता दिया कि आप इस तरीके से लिखना। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, तो डायरेक्ट लिखने के बजाय फॉर्मूला लिख दो। जैसे हम E1 इवेंट मान रहे हैं, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म्स जितनी E1 में होंगी अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो सैंपल स्पेस में है। ठीक है, वैसे भी आप एनीवेज ऐसे ही लिखते हो, बस ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हो। तो यहाँ पे 25 आपके पास आ गया अपॉन 36। अब x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। मान लीजिए ये इवेंट 2 है, ठीक है। अब एक नंबर पे एटलीस्ट 6 आ गया, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि पहले में तो 5 तक ही आए, दूसरे में 6 आ गया, तो एक नंबर पे एटलीस्ट 6 आ गया। और केस हो सकता है कि पहले वाले में 6 आ गया हो और दूसरे वाले में लेस देन इक्वल टू 5 आ गए हो, या फिर पहले वाले में भी 6 आ गया हो, दूसरे वाले में भी 6 आ गया हो। ये भी इसी में काउंट करना है, क्योंकि हमें तो एक नंबर चाहिए ना, तो एक तो 6 इसमें भी आ ही रहा है, तो ये भी केस हो सकता है। तो अब इसी तो हमने यहाँ पे केसेस बनाए थे। फर्स्ट केस के लिए कितनी ऑप्शंस है हमारे पास, 5। सेकंड में तो 6 आ चुका है, तो एक ही ऑप्शन है। यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए एक ही ऑप्शन है क्योंकि 6 ही आएगा। सेकंड में हमारे पास 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है। थर्ड केस में यहाँ पे फर्स्ट प्लेस के लिए एक ही ऑप्शन है, सेकंड प्लेस के लिए भी एक ही ऑप्शन है, और जहां जहां और लगा है वहां पे आपने एडिशन का साइन लगा। तो ये आपके पास इवेंट E2 हो गया। अब जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं E2 की, तो यहाँ पे E2 लिखना है, नॉट E1। नंबर ऑफ टर्म्स इन E2 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ टर्म्स E2 में 11 है, सैंपल स्पेस में 36, तो 11/36। तो यही चीज आपने यहाँ पे टेबल में फिल कर दी। मैंने कल भी बताया था आपको लेक्चर में, ये टेबल आप एंड में बना लीजिए, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पहले बनाती हूँ। पहले आप ये निकाल सकते हैं, ये टेबल एंड में बना सकते हैं। ओके, आप जस्ट यहाँ पे इतना लिख सकते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी 0 एंड 1, इस तरीके से हर बार शो कर सकते हैं। देन आप वैल्यूज निकालने शुरू कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए और एंड में टेबल बना। ओके, चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब इंक्लूड 6 डिफेक्टिव। एक 30 बल्ब का लॉट है जिसमें 6 डिफेक्टिव बल्ब है। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेस। 4 बल्ब का सैंपल निकालना है विद रिप्लेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपके पास ना इस क्वेश्चन से ही, यस, मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ। ये दूसरा मेथड तब इफेक्टिव है जब आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ज़्यादा सैंपल स्पेस बना सकें, या फिर आपके पास सैंपल स्पेस बनाने के लिए और उसको समझने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आ गए, तो वहाँ पे आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। अभी फिफ्थ क्वेश्चन तक इस मेथड की इतनी नीड फील नहीं हुई, बट सिक्स्थ क्वेश्चन में आप देखना इस मेथड की नीड फील होगी। इससे करने से थोड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज आपको बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 6 क्वेश्चन में दे रखा था कि 30 आपके पास बल्ब है, उसमें से 6 बल्ब डिफेक्टिव है, तो मैं कह सकती हूँ कि 24 बल्ब जो है वो गुड वंस है। इतना ही हुआ, 36 माइनस 30 माइनस 6, 24 गुड वंस हुए, ठीक है। आपको यहाँ पे जो निकालना है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। तो हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो है ड्रॉ सैंपल ऑफ 4 बल्ब विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। और अगर मैं x की बात करूं तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी आनी चाहिए, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब की। यानी जो x है मेरे पास वो क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है। अब निकालने तो 4 ही है,
अब अगर आप सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करो, देखो आप ऐसे कोशिश कर सकते हो कि हो सकता है 4 बल्ब ही गुड वाले आ जाए, ठीक है, हो सकता है 3 बल्ब गुड आ जाए, एक डिफेक्टिव आ जाए, या फिर 2 बल्ब गुड आ जाए, तीसरा वाला डिफेक्टिव आए, फोर्थ वाला गुड आ जाए, या फिर पहले वाला गुड आ रहा हो, दूसरा डिफेक्टिव आ रहा हो, बाकी दोनों गुड आ रहे हो। ऐसे तो आपके काफी कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। इन चीजों को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि आप इतना नहीं वहां पर ड्रॉ कर सकते हो, तो ऐसे केस में मैं दूसरा मेथड आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आपके पास इतना क्लियर होना चाहिए कि आपके पास टोटल जो एलिमेंट्स आने हैं, जैसे हम कहते हैं 2 डाइस थ्रो किए तो हमें पता टोटल एलिमेंट्स 36 है, तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स, पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, इस मेथड के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका एन चल क्या रहा है। अब देखो, आपके पास 4 प्लेसेस हैं क्योंकि आपने 4 बल्ब ड्रॉ करने हैं। चारों के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो डिफेक्टिव आ सकता है या गुड आ सकता है। सेकंड में भी या तो डिफेक्टिव आ सकता है या गुड, थर्ड में भी या तो डिफेक्टिव या गुड, फोर्थ में भी या तो डिफेक्टिव या गुड। तो हमें चारों इकट्ठे चाहिए, तो मल्टीप्लाई का साइन लगता है जब सब में, जब इकट्ठा चाहिए, तो हमारे पास टोटल 16 एलिमेंट्स आ, ठीक है, यानी सैंपल स्पेस में 16 आपके एलिमेंट्स बनने। ओके, अब दूसरी एक चीज क्या है जो इस क्वेश्चन में समझने की जरूरत है, कि आपके पास यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफेक्टिव और गुड हम ये नहीं कह सकते कि 50-50% की रेशियो है। यहाँ पे डिफेक्टिव वाले कम है, गुड वाले ज्यादा है, यहाँ पे 50-50% की रेशियो नहीं चल रही, ठीक है। तो अभी पहले हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर, ठीक है। अब एक्स की वैल्यूज क्या हो सकती है? या तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी डिफेक्टिव बल्ब ना आए, या एक डिफेक्टिव बल्ब आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 4 ही प्लेसेस है, यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको निकालनी है, तो ये टेबल कंप्लीट बाद में करेंगे, तो पहले इस मेथड के लिए चीजें समझ लो। एक तो आपको एन समझ में आना चाहिए जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। देन आपके पास, सॉरी, वो एन आपके पास टोटल है नंबर ऑफ टर्म्स इन सैंपल स्पेस, मैंने ब्रैकेट में एस लिखा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स इन सैंपल स्पेस, तो आपके पास 16 है। यहाँ पे एन आपके पास नंबर ऑफ इवेंट्स है, ये भी समझाती क्या होगा। पी आपके पास क्या है कि किसी इवेंट के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, क्यू है किसी इवेंट के फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी। ये 3 चीजें आपको क्वेश्चन में पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे एन क्या है, तो एन बेसिकली हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे 4 बल्ब निकालने हैं। ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, उसमें दे रखा है कि हमें 4 बल्ब निकालने हैं, यानी कि हमारा एन क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, 4, 4 बार हमें बल्ब निकालने हैं। अब पी, पी का मतलब कि कोई इवेंट सक्सेस होगा, ठीक है। सक्सेस कब होगी वो इवेंट की, वो आपको एक्स से पता लगेगा। एक्स निकालना है ना आपको कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, यानी डिफेक्टिव बल्ब भी हमें अगर निकाल लेंगे तो सक्सेस ऑफ इवेंट होगा। तो हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 6, और टोटल कितने हैं, 30, यानी जो पी की वैल्यू है वो हमारे पास 6/30, क्योंकि हम डिफेक्टिव बल्ब के बारे में ही निकालेंगे, और हमें इवेंट में सक्सेस तब मिलेगी अगर हमने डिफेक्टिव बल्ब निकाला, ठीक है। तो पी की यहाँ प्रोबेबिलिटी 1/5। अब क्यू का मतलब है फेलियर, फेलियर कब मिलेगा, जब गुड वाले उठा लोगे। गुड मतलब 24 थे और टोटल 30 थे, तो यानी कि 4/5, ठीक है। एन पी क्यू जब आपको पता चल गया, उसके बाद अब निकालना तो हमने देखो वही है ना, पी ऑफ एक्स ही बोला है उन्होंने क्वेश्चन में कि इन सबकी वैल्यू बताओ कि क्या आ रही है, तो वही निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बट अब तरीका और हो। अब यहाँ पे तरीका देखिए, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0। अब 0 का मतलब है कि 4 में से एक भी बार तुम्हें सक्सेस नहीं मिली, चारों बल्ब उठाए बट चारों में से एक भी बार डिफेक्टिव नहीं आया, तो आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे 4C0, यानी 4 बार था टोटल और उसमें से 0 बार आपको सक्सेस मिली, ठीक है। अब इस चीज के साथ आप क्या लिखोगे, ये इंटू आना इधर, आपने सक्सेस कितनी मिली है इस पार्ट में, 0 टाइम सक्सेस मिली है, और सक्सेस का मतलब क्या होता है, पी। तो आपने क्या लिखना है, पी की वैल्यू 1/5 है, 1/5 की पावर 0, इनटू, अगर 0 बार सक्सेस मिली है इसका मतलब क्या है, 4 टाइम फेलियर मिला, तो फेलियर क्या है, 4/5, तो 4/5 की पावर 4, ठीक है। अब ये वैल्यूज कैसे आई है मैं समझाती हूँ आपको।
पहले ये मेथड समझ। देन पी एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब सिर्फ एक बार सक्सेस मिली, कितने में से, 4 में से, तो 4 में से एक बार सक्सेस, 4C1। अब एक बार सक्सेस मिली यानी सक्सेस यानी 1/5, उसकी पावर 1, क्योंकि एक ही बार सक्सेस मिली। टोटल तो 4 थे ना, अगर एक बार सक्सेस मिली होगी तो 3 बार फेलियर मिला होगा, तो Q यानी 4/5, उसकी पावर क्या लिखेंगे, 3। अगला x इज इक्वल टू 2, 2 का मतलब 4 में से सिर्फ 2 बार सक्सेस मिली, यानी 4C2। अब 2 बार सक्सेस मिली यानी कि 1/5 का स्क्वायर, यानी 2 बार फेलियर मिला होगा, 4/5 का स्क्वायर। देन पी एक्स इज इक्वल टू 3, 3 मतलब 3 बार सक्सेस मिली 4 में से, तो 4C3। अब 3 बार सक्सेस मिली यानी ये 1 है, 1/5 की पावर 3, और 3 बार सक्सेस मिली तो एक बार फेलियर मिला होगा, 4/5 की पावर 1। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे अच्छा एक 4 भी वैल्यू है तो 4 भी देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 में से चारों बार हमें सक्सेस मिली, तो 4 में से 4 टाइम सक्सेस मिली, 4C4, यानी 4 बार सक्सेस मिली 1/5 की पावर 4, और 0 टाइम फेलियर मिला होगा, यानी 4/5 की पावर 0। ठीक है, जब भी सक्सेस और फेलियर की बात कर रही हो तो याद रखना है, P स्टैंड फॉर सक्सेस, Q स्टैंड फॉर फेलियर। सक्सेस के लिए 1/5 लिखना है, फेलियर के लिए 4/5। ठीक है, अब सॉल्व करना है। देखिए जैसे हम ये करते हैं, आपके पास 4C2 आ जाए मानो, तो आपने वही फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन ये जो नीचे लिखा होता है 2 फैक्टोरियल इनटू क्या करते हैं 4 माइनस 2, तो 2 फैक्टोरियल ऐसे होता है ना, n फैक्टोरियल अगर आपको याद हो, अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो ऊपर वैल्यू है दिस इज योर n, नीचे वैल्यू है दिस इज योर r। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हो। फिर 4 फैक्टोरियल को खोलना हो तो 4 इंटू 3 इंटू 2, नीचे दोनों बार 2 2 फैक्टोरियल है तो देखिए 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 इंटू 3, नीचे 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 इंटू 1, यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 2 3 जा 6। ठीक है, अब जैसे ये आ चुका है, जैसे ये 4C2 है तो ये 6 है, 4C2 यहाँ पे यूज होगा, तो 6, इसकी वैल्यू 6 आ गई आपके पास, तो 6 इंटू 1/5 का स्क्वायर इंटू 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ऐसे ही 4C3 निकालोगे, जितना आंसर आएगा इंटू 1/5 का क्यूब इंटू 4/5 की पावर 1, देन आपके पास ये आएगा। अगर किसी को ये वाला मेथड लग रहा है कि ये मुश्किल है, तो स्टूडेंट्स मैं पहले ही बता दूं, जो दूसरा मेथड है उसमें भी आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपका 4C0 करके 1/5 ये 4/5 की पावर 4 करके काम चल रहा है, बट वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बनाना पड़ेगा, वो ज्यादा लेंथी है। ये उसके कंपैरेटिवली इजी है, इसीलिए मैं आपको ये वाला मेथड बता रही हूँ, वो वाला मैं बता ही नहीं रही, वो काफी लेंथी में आता है। ठीक है, अभी हमने इस मेथड से एक ही क्वेश्चन किया, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने सभी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दी है, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे वैल्यूज टेबल में फिल कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे कि 0 1 2 3 4 क्या है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही उन्होंने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। अब यहाँ पे कॉइन ना बायस है, बायस मतलब उसमें कुछ छेड़छाड़ कर रखी है, वो फेयर कॉइन नहीं है, ऐसा नहीं है गिराएंगे तो हेड और टेल आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगी, उसमें कुछ छेड़छाड़ कर दी, और वो छेड़छाड़ इस तरीके से की है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स है जितने में टेल आई, यानी वो कहना चाहते हैं कि हेड और टेल की रेशो क्या है, कि अगर 3 बार हेड आएगा तो जाके एक बार टेल आएगा, 3:1 चलती। ठीक है, इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, हमने 2 बार उस कॉइन को टॉस करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल्स की हमें निकालनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वही पी ऑफ एक्स हमें निकालना है, किसका, नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी नंबर ऑफ टेल्स की निकालनी है ना, तो यहाँ पे एक्स को पहले डिफाइन कर देना कि एक्स नंबर ऑफ टेल्स के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बट आपने लिखना है कि एक्स डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है,
अब आपने 2 बार कॉइन टॉस करना है, वो मेथड लगाना है, तो हमें NPQ पता होना चाहिए। तो यानी 2 बार टॉस करना है, नंबर ऑफ इवेंट्स तो हमारे 2 हुए। अब पी की बात कर लेते हैं, सक्सेस। उन्होंने क्या बोला है कि टेल आना चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स आनी चाहिए। तो जो टेल है, टेल की रेशो तो हमें 1 दे रखी है, ठीक है, तो 1 हो गया। अब हम 2 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो टोटल हमारे पास 4 अपॉर्चुनिटीज हो गई, तो आपके पास 4 आ गए, तो 1/4। ऐसे ही क्यू यानी फेलियर का रेट क्या होगा? अगर हमें टेल का रेट मतलब ये हमारे लिए सक्सेस है, तो फेलियर मतलब हेड हुआ। तो हेड की जो अपॉर्चुनिटी है वो कितनी बार है? 3 टाइम्स है। एंड टोटल हमारे पास कितने हैं? 4 केसेस होते हैं। जब भी 2 बार थ्रो करते हो तो आपके पास 4 केसेस ही बनते हैं। एक बार डाइस थ्रो करोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट 2 बार थ्रो करोगे तो 4 केसेस बनते हैं। हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है ना। तो यहाँ पे आपने तीनों चीजें डिफाइन कर। अब आपके पास x की पॉसिबल वैल्यू क्या है? x क्या निकालना है कि नंबर ऑफ टेल आनी चाहिए। तो हो सकता है हमें एक बार किसी में भी नंबर ऑफ टेल ना मिले, दोनों बार डाइस थ्रो किया, नंबर ऑफ टेल 0 आई, या फिर नंबर ऑफ टेल 1 मिल गई, या फिर नंबर ऑफ टेल 2 मिल गई, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं उसी फॉर्मूला से, उसी मेथड से जैसे मैंने पहले करवाया था। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 मतलब हमने एक बार भी टेल जो है वो नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली। यानी 2 बार थ्रो किया था, 2 में से 0 टाइम सक्सेस, ठीक है। तो सक्सेस का मतलब पी यानी 1/4, फेलियर का मतलब क्यू यानी 3/4, ठीक है। तो 2 में से 0 टाइम सक्सेस मिली, यानी कि सक्सेस की पावर 0 और फेलियर की पावर 2 हो गई, क्योंकि हमें तो 2 बार थ्रो करना है। 0 टाइम सक्सेस मिली होगी तो यानी 2 बार फेलियर मिला होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है तीनों को, याद रखना। देन हम x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, यानी 2 में से 1 टाइम सक्सेस मिली होगी। तो सक्सेस 1 टाइम मिली है तो सक्सेस की पावर 1, तो फेलियर भी 1 टाइम मिला होगा क्योंकि 2 बार ही थ्रो कर रहे हैं। ऐसे ही 2 पे चेक करते हैं, यानी 2 में से 2 टाइम्स ही सक्सेस मिली, तो सक्सेस की पावर 2, फेलियर का पावर 0 आया होगा यानी। तो आपने ये निकाला। अब ये तीनों वैल्यू 9/16, 6/16, 1/16 आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये आपका टेबल कंप्लीट। ओके, तो अब आई थिंक आपको थोड़ा सा पहले से ज्यादा समझ में आया होगा ये मेथड। और क्वेश्चन कर लेते हैं, उनमें भी यूज होगा, आपको और अच्छे से आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। A random variable x has the probability distribution। एक x है, उसकी probability distribution भी दे रखी है। x की वैल्यूज देखिए 0 से लेके 7 तक जा रही है, एंड देन हमें उसकी probability distribution भी दे रखी है। अब हमें बनाना नहीं है। अब क्या बोला है पहले पार्ट में कि आप बताइए k की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो k की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। हमने एक चीज पढ़ी है, देखिए ये टेबल तो हमें दे रखा है। हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उनका सम 1 होता है ना। तो यहाँ पे जितनी भी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो हमने वही किया, पी एक्स इज इक्वल टू 0 पे जो आ रहा है, प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 पे जो आ रहा है, ऐसे करते करते पी लास्ट एक्स इज इक्वल टू 7 पे जो आ रहा है, सबका टोटल कितना होगा? 1, क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। तो वैल्यू डाल दीजिए, x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, 1 पे a है, 2 पे 2k है, 3 पे 2k है, ऐसे करते करते लास्ट में 7 पे 7k² प्लस 2 और राइट साइड पे 1। अब क्या करेंगे, इन सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे तो 10k² प्लस 9k बचेगा और लास्ट में 1। इस 1 को लेफ्ट में ले आइए। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 1, 10 के फैक्टर्स की 9 आए, 10 के माइनस के। आपको पता है दोनों में से कॉमन लेना है, आपके पास ये आ जाएगा, इधर दोनों में से कॉमन 1 आएगा, तो आपके पास 10 के माइनस 1, इधर के प्लस 1 बचा, यानी के की वैल्यू -1 आ गई और के की वैल्यू इधर 1/10 आ गई। अब देखो के की वैल्यू -1, यानी अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये के दे रखा है तो ये नेगेटिव हो गया। हमने पढ़ा था कि नेगेटिव नहीं आ सकती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, तो इसलिए हमने -1 रिजेक्ट कर दिया, यानी आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई? 1/10। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है के
सॉरी पी प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन 3 के लिए, ठीक है। तो लेस देन 3 के लिए बोल रहे हैं, यानी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 निकालना होगा, ठीक है। 0 पे वैल्यू 0 थी, 1 पे वैल्यू k थी, 2 पे वैल्यू 2k थी। यही आपको टेबल में दे रखा है, 0 पे 0, 1 पे k, 2 पे 2k। तो यहाँ पे आपने तीनों को ऐड किया, 3k बना, k की वैल्यू अभी निकाली है 1/10, 3/10 आ गई। देन थर्ड पार्ट में आपको बोला है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6। तो 6 से बड़ा, हमारे पास 0 से लेके 7 तक है, तो 6 से बड़ा क्या हुआ, सिर्फ 7 हुआ ना, यानी 7k² प्लस k की निकालनी। तो आपने यहाँ पे पी x इज इक्वल टू 7, जो कि 7k² प्लस k है, k की वैल्यू डाली, आपके पास वो आ गया। फोर्थ में आपको पूछा है कि 0 और 3 के बीच में निकालिए, ठीक है। तो 0 और 3 के बीच में क्या आया, 1 एंड 2। तो x इज इक्वल टू 1, पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो 1 पे k है, 2 पे 2k है, ऐड करेंगे 3k, 3 इंटू 1/10, 3/10, k की वैल्यू इधर पुट कर, ठीक है। तो इस तरीके से आप 8th क्वेश्चन कर, ओके। तो यहाँ पे